जनरली लोगों के कंट्रोल में होता है वो है एंशियंट इंडियन लिटरेचर। अब एंशियंट इंडियन लिटरेचर को अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर साथ खास बात क्या है कि जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर का जो स्ट्राइकिंग फीचर है वैदिक संस्कृत क्या है, टॉनिक एक्सेंट। मैं आपके प्रीलिम्स के सवालों को ध्यान में रख के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो टॉनिक एक्सेंट है, जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर का जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो का वैदिक टेस्ट है, उसका स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, जो वैदिक संस्कृति का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, जो वैदिक संस्कृति थी उसका स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, जो टॉनिक एक्सेंट था, जो एक विशेष तरह से बोलते थे, जो उनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके क्या थे, एक्सेंटेड सिलेबल थे, एक्सेंटेड सिलेबल। ऐसे ही शब्द आएंगे आपके प्रीलिम्स में, अगर आएंगे तो एक्सेंटेड सिलेबल थे। तो एक महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि हमारा जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर था उसका जो एक बड़ा महत्वपूर्ण फीचर था वो था टॉनिक एक्सेंट। तो हर इंपॉर्टेंट वर्ड का एक एक्सेंटेड सिलेबल था, जो कि यह आवश्यक नहीं था इसको स्ट्रेस किया जाए, स्ट्रेस करना आवश्यक नहीं था, स्ट्रेस नॉट नेसेसरी। लेकिन क्या है, वॉइस को रेज करते थे, वॉइस को रेज करते थे। अगर हम उस अपने लिटरेचर को देखें तो वॉइस को रोज करते थे कैसे, तो वॉइस रेज होती थी क्या, पिच रेज करते थे, पिच। अगर सवाल बनाता हो फॉर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, द काउंटर आई विल रीड द क्वेश्चन। वॉइस क्या पिच को रेज करते थे कैसे, जैसा होता था क्लासिकल ग्रीक में, जैसा क्लासिकल ग्रीक में हुआ करता था, एज वॉज द क्लासिकल ग्रीक। तो एंशियंट इंडियन लिटरेचर का जो एक वैदिक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट क्या था कि उनका जो टॉनिक एक्सेंट था, ये हो गया ए, एक्सेंटेड सिलेबल। नंबर बी, स्ट्रेस नेसेसरी नहीं था, सी, वॉइस रेज करते थे, डी, कैसे, जैसे क्लासिक ग्रीक। ये हो गया। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो हमारा एंशियंट इंडियन लिटरेचर था, उस एंशियंट इंडियन लिटरेचर में जो अपना एक ध्वनि का ढंग था, जैसे हम बोलते थे, जो हम अपने अपने जो लिटरेचर को प्रोनाउंस करते थे, बात करते थे, उसमें एक एक्सेंट हुआ करता था। अब जो क्लासिकल ग्रीक में यहाँ पिच में साम्यता हुआ करती थी, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम ऋग्वेद के कंपोजिशन से देखने की कोशिश करेंगे। तो ऋग्वेद के कंपोजिशन के बाद संस्कृत डेवलप कंसिडरेबली। ऋग्वेद के बाद जो ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेस्ट है, ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेस्ट, ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेस्ट क्या है, यक्षनिरुक्त। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को आज नहीं पर एग्जाम में आना ही होगा। जो ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक यक्षनिरुक्त है वो एक्सप्लेन क्या करता है, ऑब्सोलीट वैदिक वर्ड। क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन क्या करता है, ऑब्सोलीट वैदिक वर्ड्स। क्लियर हो गया। यह एक्सप्लेन करता है ऑब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये कब का है, ये समय क्या है, 5th सेंचुरी। अब फिर देखिए, ये हो गया आपका सवाल। फैक्ट नंबर ए। फैक्ट नंबर बी,
फैक्ट नंबर सी। इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए सवाल उसको दिखे मैं उस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट जो ग्रामर है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अब आते हैं ग्रामर पे। पाणिनि अष्टाध्यायी यह क्या है? ग्रामर का टेस्ट है। ये क्या है? ग्रामर टेस्ट। पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसको पाणिनि भी लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं पाणिनि। यह जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है यह क्या है? यह जो ग्रेट ग्रामर है। इसमें कितने चैप्टर हैं? अब अष्टाध्यायी से आप देख सकते हो इसमें कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? इसमें 8 चैप्टर्स हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वह जो कंपोज की गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 4th सेंचुरी। देखिए ये कब है? एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी। अब अगर आपके पास आता है तारतम का तो यह छंदों कब का है? 5th सेंचुरी बीसी का। ये कब का है? 4th सेंचुरी। अगर तारतम आता है कि यक्ष निरुक्त और पाणिनि की अष्टाध्यायी में तारतम क्रोनोलॉजी बनाइए, तो आपका एक सवाल क्रोनोलॉजी का भी यहां से आ रहा है। अब क्या पूछे पता तो नहीं ना। तो जो पाणिनि कौन थे? ये ग्रेट ग्रामर थे जो लेटर इंडियन ग्रामर्स थे। वो मोस्टली क्या है? कमेंट्रीज ऑन पाणिनि। जितने बाद में ग्रामर के टेक्स्ट बने हैं, ग्रामर बने हैं, वो क्या है? वो कमेंट्री है। किस पर है कमेंट्री? पाणिनि पे। पाणिनि पे जो कमेंट्री, जितने भी बाद में ग्रामर के टेक्स्ट बने वो सारे के सारे टेक्स्ट जो है मोस्टली पाणिनि पे कमेंट्री है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महाभाष्य ऑफ पतंजलि। महाभाष्य ऑफ पतंजलि। महाभाष्य ऑफ पतंजलि ये कब का है? ये 2nd सेंचुरी बीसी का है। अब आप क्रोनोलॉजी में देखते जाइए। अब एक सवाल क्या बन गया कि महाभाष्य क्या है, किसने लिखा है, इस पर ये किस लिए है? फैक्ट ए, फैक्ट बी, फैक्ट सी, फैक्ट डी। सब में 3, 4, 5 फैक्ट्स ज्यादा होता नहीं है। इफ आर एबल टू कंट्रोल दीज 4 फैक्ट्स, आपका काम बहुत अच्छे से हो गया। जो जितने बाद में ग्रामर लिखे गए सारे के सारे पाणिनि पे कमेंट्री हुआ करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया है? महाभाष्य पतंजलि का। दूसरा क्या है? जो बनारस कमेंट्री है, कस्सिका वृत्ति ऑफ जयदत्त। कस्सिका वृत्ति ऑफ, ये हो गया एक। दूसरा कस्सिका वृत्ति ऑफ जयदत्त। अब एक और बनाता हूं, जस्ट 1 मिनट। कस्सिका वृत्ति ऑफ जयदत्त। दूसरा क्या हो गया? कस्सिका वृत्ति ऑफ जयदत्त। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वामन, और वामन का हुआ 7th सेंचुरी ईसी। वामन 7th सेंचुरी एडी। अब देखिए सवाल, देखिए सवाल कैसे बन सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि वामन, जयदत्त, पतंजलि, पाणिनि, ये चारों क्या है? चारों ग्रामर के एक्सपर्ट है। पहला सवाल ही बन गया। दूसरा तारतम देखिए, सबसे पहले कौन आते हैं? पाणिनि। उसके बाद कौन आते हैं? महाभाष्य, सॉरी पतंजलि। पतंजलि बाद कौन आते हैं? जयदत्त। जयदत्त बाद कौन आते हैं? वामन। तो जो जयदत्त और वामन है ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि ग्रामर में काम करते हैं। जो बाद में जो ग्रामरियन हुए, यहां तक पाणिनि के सिद्धांतों से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद के जो ग्रामरियन होने लगे वो पाणिनि से कुछ माइनर पॉइंट में डिसएग्रीमेंट करने लगे। लेकिन जो पाणिनि का जो ग्रामर था वो वाइडली एक्सेप्टेड रहा और कोई भी राइटर और स्पीकर ऑफ संस्कृत वह उनसे बहुत ज्यादा अलग नहीं हुआ। तो इसलिए फ्रॉम द टाइम ऑफ पाणिनि ऑनवर्ड्स लैंग्वेज बिगेन टू कॉल दिस संस्कृत। तो जो संस्कृत कहा जाने लगा इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। तो पाणिनि के टाइम से लैंग्वेज संस्कृति के बारे में बात किया जाने लगा। और यह जो संस्कृत है इसके बाद क्या है?
अपोज टू प्राकृत। जो ये संस्कृत का विकास, जो संस्कृत थी, इस संस्कृत बारे में देखा जाए तो ये परफेक्टेड था और रिफाइंड था, प्राकृत के अपोज में थी। अब आते हैं मौर्य के टाइम में। मौर्य और जो ज्यादातर इंडियन डायनेस्टीज थी, जब तक गुप्ता नहीं आए थे, तो मौर्य और गुप्ता के बीच के समय, मौर्य और गुप्ता के बीच के समय, तो मौर्य से लेके और जब तक गुप्ता नहीं आए थे, प्राकृत को ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट पे यूज किया गया। तो क्या किया गया? ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट के लिए किसका यूज किया गया? प्राकृत। तो आप ठीक से इसको ध्यान रखिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मौर्य और जो अदर इंडियन डायनेस्टीज थी, मतलब इस समय मौर्य और जो अन्य भारतीय राजवंश थे, वहां से लेके जब तक गुप्तास का उद्भव नहीं हुआ, प्राकृत को यूज किया गया ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट के लिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसने यूज किया संस्कृत को, कौन थे? शकास ऑफ उज्जैन। अगले बहुत अच्छा सवाल, शकास ऑफ उज्जैन। यह टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया कि आजकल जो अपने देश में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो रहा है, उसको देखते हुए जो अपना एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, उससे सवाल आने की संभावना बहुत है। और मुझे लगता है कि आईएएस पीसीएस दो प्रीलिम्स में से दोनों सवाल आएगा। तो अगला सवाल क्या हो गया? यहां बात क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट यूज ऑफ प्राकृत का। अब दूसरा सवाल क्या हो गया कि पहला राजवंश, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसने यूज किया संस्कृत, वो कौन? शकास ऑफ उज्जैन। और जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का एट गिरनार, रुद्रदामन गिरनार, रुद्रदामन एट गिरनार। जो रुद्रदामन में जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है, वो अर्लीस्ट रिटन संस्कृत डॉक्यूमेंट है, अर्लीस्ट रिटन संस्कृत डॉक्यूमेंट है। बहुत अच्छा सवाल है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन कि जो इंस्क्रिप्शन में अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? तो आंसर क्या हो गया? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अब प्राकृत और पाली, अब आते हैं, अगर हम इस तरह से देखने की कोशिश करें कि जो प्राकृत और पाली का विकास कैसे, अब आते हैं प्राकृत और पाली, प्राकृत एंड पाली। उतने हम आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं जितना आपको जून के सेकंड वीक तक याद रह जाए। इसको शॉर्ट में पढ़ाते हैं। प्राकृत और पाली, बाय द टाइम ऑफ बुद्धा, जो मासेस थे, जो लोग थे, वे स्पीकिंग लैंग्वेज विच वर मच सिंपल देन संस्कृत। तो बुद्धा के समय में जो लोग लैंग्वेज यूज कर रहे थे, मच सिंपलर देन संस्कृत, और संस्कृत की तुलना में ज्यादा सिंपल लैंग्वेज थी। संस्कृत क्या हुआ करती थी? वह उच्च वर्गों की भाषा थी, या कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। और वह कौन सी थी? वह थी प्राकृत। वह प्राकृत भाषा हुआ करती थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जो मोस्ट इंस्क्रिप्शन है प्री गुप्ता टाइम्स में, खासकर जो अशोक के एडिक्ट्स है, वो किसमें है? प्राकृत में। प्री गुप्ता टाइम्स इंस्क्रिप्शन एंड अशोकास एडिक्ट्स, ये किसमें है? प्राकृत में। ये प्राकृत भाषा में ये लिखे गए हैं। और जो उस समय अगर देखें तो जो वुमेन है
और हम्बल करेक्टर है संस्कृत ड्रामा में। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जो संस्कृत ड्रामा हुआ करता था उसमें वुमेन एंड हम्बल करेक्टर, ये किसमें बोलते हैं, या बोलते हैं प्राकृत। जो नायक होता है या जो बड़ा आदमी होता है वह बोलता है संस्कृत में। तो संस्कृत ड्रामा में खास बात क्या है कि जो वुमेन है और जो हम्बलर करेक्टर है वो बोलते हैं फॉर्मलाइज प्राकृत में या अदर डायलेक्ट्स में। जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली प्राकृत वॉज पाली, वन वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली प्राकृत वॉज पाली, जो विद्रोह हुई है लैंग्वेज ऑफ द स्थलवादी बुद्धिस्ट। अगला सवाल, स्थलवादी बुद्धिस्ट की भाषा कौन सी थी? ये अच्छा सवाल है। स्थलवादी बुद्धिस्ट इनकी लैंग्वेज, ये सवाल अच्छा। स्थलवादी बुद्धिस्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? तो जो स्थलवादी बुद्धिस्ट थे उनकी लैंग्वेज पाली थी, और बुद्धा ने टॉट किसमें, क्या माधव, इनकी भाषा क्या हो गई, पाली। अगला सवाल, बुद्ध ने उपदेश किसमें दिए, इन विच लैंग्वेज बुद्धा टॉट? सवाल है, यानी मैंने शायद पहले पढ़ाया हुआ है। तो बुद्ध ने किस भाषा में दिया, वो कौन सी भाषा थी, मागधी। अब इसी को सवाल बनाओ, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मागधी। अगर आप अभी के लेक्चर के 2 मिनट पहले जाओ तो सवाल गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी फाइन डिस्टिंक्शन। जब तक फाइन डिस्टिंक्शन हम लोग नहीं कैच करेंगे ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस एग्जाम को क्रैक करने का रास्ता यही है कि हम फाइन डिस्टिंक्शन को समझने पढ़ने की कोशिश करें। आज का एक पूरा लेक्चर 3-4 पेज से ज्यादा नहीं होगा। आप नोट्स बनाओगे 4-5 पेज बन जाएगा, और 4-5 पेज के नोट्स में आपका पूरा काम हो जाना चाहिए। थोड़ा हम लोग रिस्क लेने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट में करते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीज एग्जाम के टाइम में याद आती है वही काम में आती है। मैं शुरू से बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस सिंस लास्ट 3 years कि जो चीज एग्जाम के टाइम में याद नहीं आती है, जो चीज आप एग्जाम हॉल में लेके नहीं जा पाते, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। या इसको हम और रिफाइन करते हैं कि वर्ड्स वेयर यू आर नॉट एबल टू राइट इन एग्जामिनेशन हॉल, it may help you to become a wiser man या wiser girl, but it will not help you to go to the academy. Right now our whole intention, whole emphasis कि how I am able to send you academy, उसके लिए क्या है, उसके लिए वही चीजें को ज्यादा जोर देते हैं जो हमको एग्जाम हॉल में लेके जाए। तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि जो लैंग्वेज चूजन बाय स्थलवादी थी वाज ए वेस्टर्न वन, probably spoken in the region of the Sachi or Ujjain. Pali क्या था, Pali is still the religious language of the Buddhists of the Ceylon, Burma and Southeast Asia. अगला सवाल, Ceylon, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया, इसमें आज भी पाली जो है बुद्धिस्ट की लैंग्वेज है। Still today, Pali is the language of the Buddhists of the Ceylon, Southeast Asia and Burma. यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। अब मागधी, अब जो बुद्ध की भाषा मागधी थी, मागधी क्या थी, वह ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, अगला सवाल, ऑफिशियल लैंग्वेज मॉडर्न कोड की क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज मॉडर्न कोड, यह क्या थी, यह थी मागधी। मागधी वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न कोड। अब देखिए, इससे आप सवाल बनाइए, बुद्ध की भाषा मागधी, ऑफिशियल मागधी। अभी सवाल बना दीजिए, मागधी भाषा के बारे में क्या क्या सही है। ए, मागधी वॉज द लैंग्वेज इन विच बुद्ध टॉट। बी,
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न कोर्ट वाज मागधी। अब आइए ऑप्शन पे, ओनली ए इज राइट, ओनली बी इज राइट, ए बी बोथ इज राइट, बोथ इज रॉन्ग। ये सवाल जो एग्जामिनर बनाता है उसका दो पर्पस होता है, एक आपको स्लो डाउन करे। If you try to analyze these type of the questions, why these questions are being made by the UPSC? First, they want you slow down. कि आप जब ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा जो आप स्लो डाउन कर लोगे, तो जो एस्पायरेंट का मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो सिलेक्ट होगा। दूसरा, एक ही चीज में आपको कंफ्यूज कर देगा, अनलेस अंटिल आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, सवाल गलत होगा ही होगा। इस सवाल को बचाना आसान बिल्कुल नहीं होता है। अब लोग 45 मिनट क्लास में बस जहां 45 मिनट वो बंद कर देंगे। दूसरा, एक हाइब्रिड मागधी थी, उसमें होते थे अर्ध मागधी। दूसरी क्या है, एक हाइब्रिड मागधी है, वह है अर्ध मागधी, हाइब्रिड मागधी। ये क्या है, अर्ध मागधी। ये किसकी भाषा थी, ये जैन की भाषा थी। अब इसको आप छोटे सा बढ़ाइए, एक तो मागधी हो गई जो मॉडर्न कोर्ट की भाषा थी और बुद्ध शिक्षा देते थे, दूसरी हाइब्रिड मागधी है जिसको बोलते हैं अर्ध मागधी। ये सैक्रेड लैंग्वेज थी जैन्स की, और लार्ज लिटरेचर इस पे लिखे गए। ये क्या हो गया, जैन्स की भाषा थी और लार्ज लिटरेचर इसमें लिखे गए। अब इसी सवाल बनाइए, इसी सवाल बनाइए। चलिए, अब सवाल बनाते समय आप क्या क्या करें, आप मॉडर्न कोर्ट की भाषा ले, बुद्ध के टॉर की भाषा ले, जैन की अर्ध मागधी ले। अब इसमें तीन कर दे। ए, मॉडर्न कोर्ट की भाषा मागधी थी। बी, बुद्ध ने जिस भाषा में शिक्षा उपदेश दिया वो मागधी थी। सी, जैनों की भाषा अर्ध मागधी थी और एक बहुत बड़ी संख्या में लिटरेचर अर्ध मागधी में लिखे गए। अब आइए ऑप्शन पे, ओनली ए इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, बी सी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट। ये सब सवाल अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। ये सवाल तभी होंगे जब आपने पूरी तरह से इसको कभी न कभी पढ़ा हुआ है। दूसरा भाषा की सौरसेनी, सौरसेनी जो पाली, जो हमने कहा शुरू किया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, मागधी, अर्ध मागधी। अब देखिए, अगर आपको मेंस का आंसर करना हो किसी लिटरेचर के सवाल पे, आप यहां से ठीक कर जाओगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा ने कैसे धर्मों को प्रभावित किया। तो एक और भाषा थी सौरसेनी, जो कहां बोलते थे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी में यह बोली जाती थी। ये खास बोलते थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी में। ज्यादातर इसको वहां पर लोग बोला, इसके बारे में बात किया करते थे। और दूसरा महाराष्ट्री थी, जो बोलते थे नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन में। अब सौरसेनी साहब क्या थी, यह पर्टिकुलरली यूज की जाती थी ड्रामा में, फॉर द स्पीच ऑफ वुमेन एंड रिस्पेक्टिव टू द लोअर ऑर्डर। अब इसका इंपॉर्टेंस आ गया, यह ड्रामा में यूज होती थी। कौन यूज करता था, वुमेन और रिस्पेक्टेड पीपुल ऑफ लोअर ऑर्डर। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो सौरसेनी भाषा थी, इसका हम इस्तेमाल करते थे ड्रामा में, पर्टिकुलर ड्रामा में यूज करते थे, स्पीच ऑफ वुमेन और जो रिस्पेक्टेबल पीपुल थे लोअर ऑर्डर के। गुप्ता के टाइम तक प्राकृत स्टैंडर्डाइज हो गई और इसने अपना लोकल कैरेक्टर यूज कर दिया। अब इस एक और भाषा थी अपभ्रंश। एक और भाषा क्या थी, अपभ्रंश। हिंदी के विकास में, जो लोग हिंदी लिटरेचर में पढ़ा होगा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश और अहर्त का योगदान क्या आपने जो देखा होगा। अब इसके साथ देखते हैं हम साउथ की द्रविड़ लैंग्वेज को। साउथ द्रविडियन लैंग्वेज,
साउथ की जो द्रविड़ लैंग्वेज है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें चार थी, तमिल, कर्नाटकी, तेलुगु, मलयालम। इनकी अपनी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट थी और इनके अपने रिटन लिटरेचर थे। और तमिल क्या थी, वो निश्चित रूप से ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। एक आप और तैयार करिएगा, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आप लोग इसको सर्च करके आप देखिए क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है, उसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। अब जो अर्लीस्ट लिटरेचर तमिल का है वो क्या करता है, वो कंपेरेटिवली उसमें फ्यू संस्कृत के लोन वर्ड्स हैं और वह तमिल फोनेटिक स्टाइल के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं राइटिंग पे। अब भाषा के बाद हम प्रवेश करते हैं राइटिंग पे, हमारी राइटिंग पे क्या क्या काम हुआ। राइटिंग हम कोशिश करते हैं। जो हमारा हड़प्पन कल्चर है उसके पास स्क्रिप्ट थी और रेफरेंस टू राइटिंग अकर द पाली स्क्रिप्चर ऑफ द बुद्धिस्ट एंड सूत लिटरेचर, बट देयर इज नो क्लियर मेंशन ऑफ इट इन द वेदास। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद अगर हम देखें तो राइटिंग हमको दिखती है हड़प्पन कल्चर में, और राइटिंग के रेफरेंस हमको कहां मिलते हैं पाली स्क्रिप्चर है, इसका है बुद्धिस्ट का है, सूत लिटरेचर है, कोई मेंशन नहीं है वेदास, ब्राह्मण और उपनिषद में राइटिंग का। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है जो इनक्रिप्ट है 2 स्क्रिप्ट्स में। अशोक का जो है वह 2 स्क्रिप्ट है, 2 स्क्रिप्ट का अशोक ने इस्तेमाल किया। तो आप एक चीज क्या देखिए कि जो अपना संस्कृत जो वैदिक लिटरेचर है उसका रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, जो पाली और सूत्रास हैं, जो बुद्धिस्ट, जो पाली स्क्रिप्चर है बुद्धिस्ट का और सूत्रास लिटरेचर है, लेकिन जो क्लियर मेंशन है अगर देखें तो अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट है जिन्होंने 2 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक की स्क्रिप्ट है जो हर जगह यूज हुई है इन इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट, ब्राह्मी, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट, इसको याद रखिए कौन सी है, ब्राह्मी, और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, खरोष्ठी। बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, बैग रख डालो। तो अगर हम इंडियन राइटिंग को देखें तो हमको जो वेद के समय की राइटिंग है उसके राइटिंग का जिक्र नहीं मिलता है, पाली का मिलता है, सूत्रास का मिलता है, लेकिन जो अर्लीस्ट राइटिंग का हमको एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है रिटन वो अशोक का मिलता है। उसमें 2 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट हर जगह ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हमने अशोक की लिपि को नहीं पढ़ा था हम अशोक के बारे में जान नहीं सकते। अभी तक हमको हड़प्पा के कितने साइन के बारे में, हड़प्पा की 217 ये भी याद कर लीजिए। हड़प्पा की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन हड़प्पा के बारे में हमको जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द 270 हड़प्पा साइंस के बारे में पता चला है। अब ब्राह्मणी क्या है, ब्राह्मणी होती फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ब्राह्मणी क्या है, इट इज रिट फ्रॉम लेफ्ट राइट। ब्राह्मणी हम पढ़ते कैसे हैं, हम बाएं से दाएं की ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम ब्राह्मणी को पढ़ते हैं। ऐसा ही यूरोपियन स्क्रिप्ट के साथ है, वो भी, जबकि जो सेमिटिक तीसरी क्या है, जो लेफ्ट टू राइट है, यह क्या है, यह ब्राह्मी भी है और यूरोपियन है। एक है सेमिटिक स्क्रिप्ट, यह क्या है, यह राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। तो आपको 3 फैक्ट जानने स्क्रिप्ट के, एक तो स्क्रिप्ट, एक तो मेरा ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी जो ब्राह्मी है लेफ्ट टू राइट है, डी ऐसा स्क्रिप्ट साथ है, ई सेमिटिक स्क्रिप्ट, ये क्या है, यह राइट टू लेफ्ट है, यह राइट टू लेफ्ट, क्या राइट टू लेफ्ट है।
तो ब्राह्मणी को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, और जो सेमेटिक शिफ्ट है राइट में करते हैं। और एक बहुत डिफेक्ट, देयर इज अ वेरी डिफेक्टिव सीरीज ऑफ अशोक यरगुडी। यरगुडी में क्या मिलता है? इन आंध्र प्रदेश, यरगुडी आंध्र प्रदेश, with some part of the reading alternative left to right and right to left, left to यरगुडी, इसको यही याद करिए आप, यरगुडी आंध्र, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें मिलती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसको आप एक पेज लिखो और याद करो बैठ के। अशोक की स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक बहुत डिफेक्टिव सीरीज ऑफ अशोकन स्क्रिप्चर है, कहां पे है? यरगुडी में है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में है, जहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग अल्टरनेट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट देखने मिलता है। ये चार महत्वपूर्ण चीज है। अब ओरिजिन ऑफ अदर अशोक खरोष्ठी, इट वाज स्टडीड डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक अल्फाबेट, जो वाइडली यूज की गई है। यूजुअल जो राइटिंग मटेरियल थे, अब आते हैं राइटिंग मटेरियल। हम राइटिंग मटेरियल में किसका इस्तेमाल करते थे? हम राइटिंग मटेरियल इस्तेमाल कैसे करते हैं? लीफ का। हम किस पे लिखते थे? ताड़ के पत्थरों पे लिखते थे। जो पेपर का जो आविष्कार ने चाइना में किया है 2nd सेंचुरी एडी में, 2nd सेंचुरी एडी में पेपर का आविष्कार चाइना में किया गया है। और जो हमारा इंडियन इंक था वो किससे बनता था? लैंप ब्लैक और चारकोल, लैंप ब्लैक और चारकोल। इससे क्या बनती थी? अपनी इंक बनती थी। इंडियन इंक कैसे बनती थी? जो लैंप ब्लैक जो काली हुआ करती थी ना, जिसे काजल टाइप बनता था, उससे चारकोल होते थे। इसको अप्लाई करते थे विद रीड पेन, जिससे हम राइटिंग किया करते थे। अब आते हैं लिटरेचर पे। कोई कंफ्यूजन आया था? अब आते हैं लिटरेचर की तरफ। ये कंफ्यूजन तब हम लिटरेचर, पहला क्या है? वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर का खास बात क्या है? जो 1028 हाइमेंस है वेदा का, 1028 हाइमेंस ऑफ वेदा, यह कई लोगों ने मिलकर लिखा है। इट इज नॉट द वर्क ऑफ द वन पर्सन, इट इज द वर्क ऑफ द डिफरेंट पर्सन जिन्होंने मिलकर इसको लिखने की कोशिश की है। इसकी ग्रेट वेरिएशन है और ग्रेट वैरायटी है। इसका जो कलेक्शन है ये डिवाइड किया गया है 10 मंडलास में। ये क्या है? ये डिवाइडेड है 10 मंडलास। तो संस्कृत उसको सर्किल बोलते हैं, लेकिन 10 मंडला सबसे एप्रोप्रिएट नाम है। और जो 9th बुक है was compiled by the extracting the hymens of the god Soma. 9th book god Soma। अब क्या 9th book? ये सवाल जो सवाल आ सकते हैं वो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। 10 मंडलास हैं। तो अगर इसको आप एनालाइज करें तो जो ऋग्वेद का 108 हाइमेंस है, जिसको 10 मंडलास में आप बुक में बांटा गया है, इसमें जो 2 to 7 है वह इंडिविजुअल फैमिलीज के बारे में कहा गया है। इसको आप याद मत करिए, छोड़ दीजिए। बुक्स 1, 7 and 10 बात की है। जो 9th बुक है, ये सवाल आने की संभावना है कि 9th बुक वाज कंपाइल्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द हाइमेंस टू द गॉड सोमा फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द ऋग्वेद। इसको आप याद, इसका हो जाए। अब आते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो डिस्क्राइब किया गया है वो इंदिरा का फाइट है, जो इंदिरा फाइट जो संघर्ष करता है। इसके बाद जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद क्या है? द मेन उसका है एक मोनोटोनस कलेक्शन ऑफ स्पेल्स है, कंटेन्स फ्यू पोएम्स ऑफ ग्रेट पेरिट्स, जो सप्तक पुनर्नवा और वर्षिक रसवा,
पुनर्नवा और उर्वशी की कहानी कहाँ है? पुनर्नवा एंड उर्वशी स्टोरी कहाँ पर है? यह है शतपथ ब्राह्मण में, यह है शतपथ ब्राह्मण। इस साल शायद आ चुका है पहले शतपथ ब्राह्मण। पुनर्नवा और उर्वशी की स्टोरी कहाँ पे है? यह शतपथ ब्राह्मण में है। जो जो पॉपुलर स्टोरीज हुई बाद में, जो कालिदास के प्लेस के सब्जेक्ट बने, कालिदास के जो प्लेस के सब्जेक्ट है वह भी ब्राह्मण से काफी लिए गए हैं। उपनिषद सबसे हाई रैंक है लिटरेचर में इसका, बट देयर चीफ इंपॉर्टेंस रिलीजियस एंड दे हैव बीन सफिशिएंटली ट्रीटेड कोटेड इन दैट सेटिंग, जो उस समय नाटक और बनाए जाते थे। अब नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स द अनदर पार्ट, जो अपना बुद्धिस्ट, जो क्लासिकल संस्कृत पोइट्री हम देखने की कोशिश करते हैं। जो क्लासिकल संस्कृत पोइट्री, इसको देखते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। क्लासिकल संस्कृत पोइट्री, जो क्लासिकल संस्कृत पोइट्री है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग संस्कृत पोइट्री है क्लासिकल टाइप, क्या है? बुद्धिस्ट राइटर अश्वघोष। अश्वघोष ये कौन थे? ये बुद्धिस्ट राइटर थे, इनका बहुत नाम है। ये बुद्धिस्ट राइटर थे जो जो कहा जाता है फर्स्ट सेंचुरी एडी में है। उन्होंने एक लिखा है बुद्ध चरित्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र। इनका जो अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, जो क्लासिकल संस्कृत पोएट्री के बारे में बात करते हैं, और जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी पहले, गिरनार इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन, इसमें क्या है? इसमें संस्कृत प्रोज है। दोनों को समझने की कोशिश करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो बुद्धिस्ट राइटर है अश्वघोष, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास थे, उन्होंने कंपोज किया लाइफ ऑफ द बुद्धा, बुद्ध चरित्र। किसमें किया? एक सिंपल क्लासिकल स्टाइल में किया। जो गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन है, जो 150 एडी का है, अर्लिएस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल है संस्कृत प्रोज का। वर्क ऑफ कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे संस्कृत लिटरेचर के लिए। अगर हम देखें जो इंडियन पोएट थे, उनकी राइटिंग का चीफ मटेरियल क्या था? चीफ मटेरियल ऑफ इंडियन राइटर लव, नेचर। कि जो हमारे इंडियन राइटर थे उनके चीफ मन किस पे लिखा करते थे? लव था, नेचर था, मॉडर्नाइजिंग थी, स्टोरी टेलिंग थी। जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे इन द सेंस ऑफ द रिलीजन ऑफ गॉड्स आर कॉमन इनफ, लेकिन जो डीप रिलीजियस फीलिंग्स थी इज कंपैरेटिवली रेयर इन द पोएट्री लिटरेचर। जो पोएट्री लिटरेचर थे, यहां से आप सवाल देखिए, जो दरबारी साहित्य था उसमें रिलीजियस चीजें कब लिखी जाती? ट्राई टू सी अ डिफरेंशिएशन। जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स थे इन द सेंस ऑफ रिलीजियंस ऑफ गॉड्स आर कॉमन इनफ, वो कॉमन थे, लेकिन जो डीप रिलीजियस फीलिंग थी, जो डीप रिलीजियस फीलिंग थी, डीप रिलीजियस फीलिंग्स, इसको आप लोग मेन सब यूज करना। जो डीप रिलीजियस फीलिंग्स थी वह कम हुआ करती थी। जो पोएट्री, जो लिटरेचर हुआ करते थे, जो कुछ पोएट, जिसे क्या भर्तृहरि, उन्होंने लिखा occasionally on religious themes with the intensity of deep faith, but all mythological trappings
एंड पोलाइट इन्वोकेशंस जो डेटीज में क्लासिफिकेशन पोएट्री में वो है प्रीडोमिनेटली। अगर आप देखें, अगर इसको बोले तो प्रीडोमिनेटली सेक्युलर थे, आपकी जरा अच्छा शब्द है, प्रीडोमिनेटली सेक्युलर। जो संस्कृत लिटरेचर की राइटिंग्स थी, इतिहास आपको काम हो जाए तुम्हारे बिल्कुल ससीट है तो ज्यादा क्यों आपको तो जो संस्कृत पोएट्री थी यहाँ से काम हो जाएगा। संस्कृत जो पोएट्री थी वह प्रीडोमिनेटली तैयार रखो, इसे छोड़ लो, इस एक्सप्लेनेशन को अभी जरूर लो, याद इसको करो कि जो संस्कृत की पोएट्री थी, सवाल मेरे ख्याल से ही आएगा। अगर वह संस्कृत पोएट्री के कैरेक्टर पे सवाल करना चाहेंगे तो फिर 4 सवाल इसी पे आएगा कि वह प्रीडोमिनेटली क्या थी, उससे सेकुलर थी। तो जो संस्कृत पोएट्री राइटिंग थी, इट वाज प्रीडोमिनेटली सेकुलर। जो फिनोमेना ऑफ सीजन था, डे नाइट थे, बर्ड्स थे, बीज थे, फ्लावर्स थे, ह्यूमन इमोशंस थे, वह उनकी राइटिंग में बहुत हुआ करता था। जो डीप लव है, नेचर है, यह कालिदास में बहुत देखने को मिला करता था। द एलिमेंट ऑफ मॉरलाइजिंग जो एक नैतिकता की बात थी, वह ज्यादातर पोएट्स की राइटिंग में देखने मिलती थी। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन संस्कृत पोएट्री थ्योरी वाज ध्वनि। जो ध्वनि था, वर्ड्स थे, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था पोएट्री में, ध्वनि। अब आते हैं उसके शिल्प पक्ष पे, तथ्य से शिल्प आते हैं। जो ध्वनि थी, जो बोलने का अंदाज था, जो उनका कहते हैं, जो उनका रिवर्बरेशन था, जो वर्ड और फ्रेज के बाद में कहना था, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप में दिखाई पड़ता है। अब जो एपिक्स थे, उन्होंने श्लोक का इस्तेमाल किया। श्लोक क्या थे? श्लोक 8 सिलेबल्स। जो एपिक्स लिखे गए उसमें जो एपिक्स लिखे गए उसमें श्लोक का इस्तेमाल बहुत हुआ। श्लोक क्या है? वो 8 सिलेबल्स थे। अगर कालिदास को देखें, इंडियन एंड यूरोपियन जजेस अलाइक सब एग्री करते हैं कालिदास ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट थे। वह चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त फर्स्ट किसके समय में थे कालिदास? चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त, इन दोनों के समय में कालिदास का जो कालक्रम है वह किस शासक के काल था? चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त के समय में कालिदास के बारे में कहा जाता। उस समय कालिदास थे और उनके समय में जो इंडियन राइटिंग है संस्कृति, वह अपने उच्चतम विजय पे पहुंची। जैसे अजंता के म्यूरल्स के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत उच्च पे पहुंची है, वैसे ही लैंग्वेज के बारे में, लिटरेचर के बारे में कालिदास का समय इंपॉर्टेंट करते हैं। अब वो 3 ड्रामा उन्होंने लिखा, 3 ड्रामा 2 लॉन्ग पोएम्स, 3 ड्रामा एंड 2 लॉन्ग पोएम्स। 3 ड्रामा लिखे उन्होंने और 2 लॉन्ग पोएम्स लिखा। ड्रामा कौन सा और क्या है? जो कुमार संभव नाम लिख लीजिए, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार। तो उनकी जो राइटिंग थी, उन राइटिंग को देखें तो उन राइटिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि उन्होंने 3 ड्रामा लिखे और साथ में उन्होंने दो उन्होंने कहते हैं वो लिखे, कहते हैं 2 उन्होंने पोएम लिखी। तो क्या क्या थे? कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि मेनी अदर, अब कालिदास के बाद कई और लोगों ने लिखने की कोशिश की, जिसमें कौन कौन थे? जानकी हरण। कई महाकाव्य लिखे गए आफ्टर कालिदास, लेकिन कोई कालिदास के आसपास नहीं पहुंच सका। जानकी हरण लिखा गया, भैरवी का लिखा गया किरातार्जुनीयम, भट्टी 7वीं सेंचुरी के थे, भट्टी काव्य लिखा, और माघ में लिखा शिशुपाल वध। इसको आप नाम याद करिए,
भट्टी का, एक तो भट्टी का, भट्टी माघ। अब इनका कालिदास, भट्टी और माघ, इनका जो टाइम फ्रेम याद रखिएगा ताकि क्रोनोलॉजी में आप लोगों को दिक्कत न हो। माघ का शिष्टाचार बहुत उसके बारे में कहा जाता है। अब माघ के बाद लॉन्गर जो पोएम्स थी ऑफन मोर डिस्प्लेज ऑफ वर्बल इंग्यूटी, जो नैरेटिव्स थे बिकेम प्रोग्रेसिव लेस इंपॉर्टेंट, और जो स्टाइल थी वो ज्यादा ऑर्नेट होने लगी। जो 12वीं शताब्दी के पोएट थे संधिकारा, संधिकारा, संधिकारा रामचरितदास लिखा। देखिए आप इसको निकालने की कोशिश करिए कि माघ के कालिदास, भट्टी और माघ के बाद राइटिंग में परिवर्तन किस तरह होता है। तो माघ के बाद जो लॉन्गर पोएम्स थी ऑफ मेयर डिस्प्लेज ऑफ वर्बल इंड्यूटी, वह एक शाब्दिक अलंकार में चली गई। जो नैरेटिव्स थे वो ज्यादा, नैरेटिव्स क्या है, लेस इंपॉर्टेंट होने लगे। अब इसको अगर आप मेंस में लिखेंगे बड़ा काम आएगा। नैरेटिव्स क्या हुए, वो लेस इंपॉर्टेंट होने लगे। माघ के बाद जो एक परिवर्तन आता है कि जो नैरेटिव जो कथ्य है वह लेस इंपॉर्टेंट हो गया, और स्टाइल जो हो गई, स्टाइल जो शिल्प है, स्टाइल यह मोर ऑर्नेट होने लगी। यह सवाल आपका प्रीलिम्स का बनाया जा सकता है कि जो माघ के बाद जो संस्कृत साहित्य में फर्क होता है उसमें क्या फर्क आता है। जो सबसे बड़ी चीज थी मिडवे पोएट्री में सिंगल स्टैंजा पोएम, जो फाइनेस्ट बात यह है भर्तृहरि, अब आते हैं भर्तृहरि, सिंगल स्टैंजा पोएम भर्तृहरि। जो मिडवल समय में, जो मिडवल के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है सिंगल स्टैंजा पोएम, सिंगल स्टैंजा पोएम। अब इस सिंगल स्टैंजा पोएम के बारे में सबसे अच्छी बात क्या होती है, भर्तृहरि होता है। जो फाइनेस्ट पोएट थे इस विधा के, इस जन के, भर्तृहरि थे, जो लिव की, जो थे 7वीं शताब्दी के, जिन्होंने कोई लॉन्ग पोएम नहीं छोड़ी है, बट ओनली 3 सेंचुरीज ऑफ, जो उन्होंने सेपरेट स्टैंजा के बारे में ज्यादा लिखा है। तो सिंगल स्टैंजा पोएम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी। अब हर्ष, अब हर्ष के नाटक आप पढ़े हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप सब जानते हो। हर्ष के नाटक आप उसको देख लीजिए। तो उसके बाद हर्ष आते हैं, हर्ष के जो इंपॉर्टेंट नाटक आप लोगों ने पूरे देखे हुए हैं। तीसरा है जयदेव गीत गोविंद। अब देखिए मैं कालक्रम से बोल रहा हूं तो आप कालक्रम याद रखिए, कौन सा किस साल में आया। तो अगर क्रोनोलॉजी का सवाल आता है तो भी आप करें जयदेव गीत गोविंद, बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। ये कहां लिखा गया, अब जयदेव जो नहीं बनेगा, ये कहां लिखा गया, बंगाल में। ये कब लिखा गया, 12th सेंचुरी एडी में, बंगाल में लिखा गया। यह 12th सेंचुरी एडी में लिखा गया। ये डिस्क्राइब क्या करता है, लव ऑफ कृष्णा राधा। जयदेव में क्या है, कृष्ण और राधा का प्यार है, लव ऑफ कृष्ण राधा ये व्यक्त किया गया है। दूसरा कथा सहित सागर। अब आते हैं नैरेटिव पोएट्री पे, नाउ कम अदर नैरेटिव पोएट्री। देखिए ये भी आप देखिए कौन सी पोएट्री का क्या ढंग है। एक एक बहुत ही फाइन लाइन है, आप देखिए बहुत अच्छा आपको क्या हो जाएगा। नैरेटिव पोएट्री, तो नैरेटिव पोएट्री कथा सहित सागर 11वीं सेंचुरी लिखा गया पॉलिश्ड वर्स में। कथा सहित सागर, कथा सहित सागर शायद आपने पढ़ा भी होगा, 11वीं सेंचुरी। ये किसमें है, वर्ष में है। किसमें लिखा गया है, यह वर्ष लिखा गया, किसमें है, पॉलिश्ड वर्स। जो नैरेटिव पोएम्स की कैटेगरी है उसमें कलहन की रास तरंगरी, कथा से सागर और कलहन की रास तरंगरी। सवाल क्या बन रहा है,
नैरेटिव पोएट्री कौन सी है? राज तरंगिणी। जो नैरेटिव्स लिखे गए, नैरेटिव पोएट्री लिखे गए, उसमें कलहम की, राज तरंगिणी को इंक्लूड करना होगा। जो मोस्ट फेमस है, जो डीड्स ऑफ हर्षा, हर्ष बाण ने लिखा है पोएटिक प्रोज में, जो डीड्स ऑफ हर्षा है बाण ने आर्नेट पोएटिक प्रोज में है। दूसरा विक्रमादेव चरित और बिलहन, बिलहन का विक्रमादेव चरित, बिलहन विक्रमादेव चरित, बिलहन का विक्रमादेव चरित है। ये नैरेटिव पोएट्री के बड़े अच्छे। दूसरा नयन चंद सूरी का हमीर महाकाव्य, नयन चंद सूरी, हमीर महाकाव्य, नयन चंद सूरी का है हमीर महाकाव्य। इस सारे नैरेटिव पोएम्स बाकरों में जो चाहमांस की डेस्टिनी के बारे में कहा जाता है। अब आते हैं ड्रामा, कमन ड्रामा। तो हमारा एंशिएंट इंडियन लिटरेचर का ड्रामा है, जो ओरिजिन ऑफ इंडियन थिएटर के बारे में बहुत ज्यादा हम शुद्धता से नहीं कह सकते हैं। जो एक मृग कच्छरम है, लिटिल क्ले ऑफ पार्ट, यह सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस है जो लेट ग्रीक कॉमेडी है, स्कूल ऑफ मेनेंडर, ग्रीक कॉमेडी है, जो अच्छा कविता देखते हैं, होते हैं क्ले ऑफ पार्ट, लकड़ी की, जैसे मिट्टी की गाड़ी। जो स्कूल ऑफ मेनेंडर है, इसका एक सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस दिखता है। हम इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो ग्रीक कॉमेडीज थी, जिसका की एक्टिंग हुआ है कोर्स ऑफ ग्रीको बैक्टीरियन किंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब जो हमारे पास जो थिएटर बनते थे, एक कर्टन होता था यवनिका रंगा नेपथ्य, यवनिका रंगा नेपथ्य, तीन शब्द है। इन तीन शब्द से खादा क्या है? जो यवनिका क्या है? एक कर्टन, जो पर्दा देखते हैं, आपने गांव में रामलीला में देखा होगा, जो पर्दा यवनिका है। और जो स्टेज को, या यवनिका स्टेज को डिसाइड, जो ये स्टेज होता है, इसको रंगा स्टेज, ये यवनिका स्टेज को ढेर को डिवाइड कर देती थी। तो आप देखिए, अगर आप कभी देखें, स्टेज दो पार्ट होता था। एक स्टेज हुआ जहां पे यहाँ पे दर्शक बैठते थे, पीछे कलाकार होते थे, और जब ये यवनिका उठती थी तब हम देख पाते थे। तो जो रंग है, जो स्टेज है, इसको यवनिका डिसाइड करती, वो डिवाइड कर देती थी। और नेपथ्य क्या होता था? अब ये क्या हो गया? नेपथ्य हो गया। अगर इसको देखें, ये हो गया आपकी यवनिका, ये आपका हो गया पूरा स्टेज रंग, और ये हो गया आपका नेपथ्य, ये हो गया। तो तीन शब्द थे हमारे स्टेज को लेके, यवनिका रंगा नेपथ्य। तो जो यवनिका थी वह डिवाइड कर देती थी रंग को दो पार्ट में, पीछे नेपथ्य हुआ करता था। हम लोगों ने बचपन में ड्रामे देखे हैं, थिएटर देखे, थिएटर का पार्ट हुआ करता था। जब पर्दा उठता था तो पीछे की आती, तो नेपथ्य सामने आता था। तो ये तीन संस्कृत जो अपने ड्रामा हुआ करते थे, अब इसके द्वारा एक्टर्स इंटर क्या करते थे। There was no curtain stage and auditorium। अब ये हो गया, अब स्टेज और अब ये हो गया ऑडिटोरियम, इसके बीच कोई पर्दा नहीं होता था। ये यवनिका हुआ करती थी, तो स्टेज और ऑडिटोरियम के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता था। अब जो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थी, अब जब हम लोग परफॉर्मेंस करते थे नाटक का, तो क्या करते थे? एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हम यूज करते थे अपने स्टोरी को कहने के लिए।
और जो वेल ट्रेन्ड ऑडियंस थी वह रिकॉग्नाइज कर जाती थी फ्रॉम द कन्वेंशनल मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स। और जो अटायर होता था एक्टर्स का वह एक कन्वेंशनल ढंग से रेगुलेट किया जाता था ताकि हीरो हीरोइन गॉड्स डीमंस विलेन वह आराम से रिकॉग्नाइज कर सके। तो नाउ अंडरस्टैंड द स्टेज पार्ट एक्सप्रेशन सिर्फ लैंग्वेज में नहीं थी, हमारे बॉडी के मूवमेंट से जो अपने दर्शक हुआ करते थे वो समझ जाते थे कि हम कहना क्या चाह रहे। दूसरा जो अटायर हुआ करता था वह अटायर ऐसा हुआ करता था गॉड का, किंग का, हम्बल मैन का, कि उसको देखकर दर्शक समझ जाता था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों में इसका बहुत विस्तृत जिक्र हुआ भी है कि दर्शक समझ जाता था। और नाटक, जो नाटक होता था, दर्शक, रंगमंच और नाटक, इन तीनों के बीच एक त्रिकोणात्मक संबंध की स्थापना होती थी। एक ट्रायंगुलर रिलेशन आपके मेंस बड़ा काम आया कभी अगर आता है कल्चर में नाटक, तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कैसे हम अपने को एक्सप्रेस करते थे। ड्रामा रेगुलरली जो स्टार्ट होता था उसमें एक और दो गॉड की स्तुति के साथ होता था, और जो मेन डायलॉग था प्ले का वाज इन प्रोज, हमेशा प्रोज होता था। ये फ्रीली इंटरप्रेट, इसको हम इंटरसेप्ट करते थे बीच में वर्सेस से जो यूजुअली डिक्लेम्ड होते थे और इंटोन बट नॉट सॉन्ग, हमेशा गाया ही नहीं जाता था। इंडियन जो ड्रामेटिक कन्वेंशन था वो डिफर करता था क्लासिकल यूरोप से। क्लासिकल यूरोप से हमारा इंडियन ड्रामा क्लासिकल यूरोप से डिफर करता, क्लासिकल यूरोप से डिफर करता। कैसे डिफर करता था? यह डिफर कैसे करता था जो क्लासिकल यूरोप के साथ था? उसका रीजन क्या था? पोर्ट्रेयल ऑफ वायलेंस, पोर्ट्रेयल ऑफ वायलेंस। जो इंडियन ड्रामा था ये वायलेंस के पोर्ट्रेल को फॉरवर्ड करता था। कभी कभी इसको इग्नोर किया जाता था, लेकिन बाय एंड लार्ज जो इंडियन ड्रामेटिक कन्वेंशन था वो डिफर करता था क्लासिकल यूरोप से, बिकॉज इट एग्रीड इन फॉरवर्ड द पोर्ट्रेल ऑफ वायलेंस। जो एक्ट था वाज ऑफन प्रीसीडेड बाय ए प्रील्यूड, प्रवेशिका से, जहां पर एक या दो कैरेक्टर सीन को सेट करते थे और डिस्क्राइब करते थे। जो संस्कृत ड्रामा था वो कंटेन करता था सो मेनी मेलोड्रामेटिक सीन, उसमें जो इमोशनल इंडियन ऑडियंस थी वो मूव कर जाती थी। अश्वघोष के जो ड्रामे थे वो बहुत मशहूर हुए सेंट्रल एशिया में भी, और एज इन इंग्लिश लिटरेचर सो संस्कृत the greatest poet was also the greatest dramatist। आप देखिए इंग्लिश और इंडियन संस्कृत में ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ये इंग्लिश में भी होता था और यह इंग्लिश में होता था और यह संस्कृत में होता था। यह दो सिमिलरिटी इंग्लिश और संस्कृत की आप देख सकते हैं। एक आसान इतना ही बहुत हो गया, 1 घंटे का हो गया काम, या कुछ और कर दे? मेरे ख्याल हो गया काम का, काफी कुछ आपका हो गया है, थोड़ा सा मेरे ख्याल हो गया काम, इतने में आपका काम काफी हो जाना चाहिए। पिछले काम आपको हो जाना चाहिए। ये आपका हुआ एंशिएंट इंडियन। मैं वह बात पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो जनरली आपको नहीं मिलता है। जो किताबों के नाम है, किसने लिखा है, कब लिखा है, वो आसानी से मिल जाते हैं, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मेरे पहले के लेक्चर में है भी। राइट नाउ टुडे आई ट्राई टू सी कि जो यूपीएससी एक कॉन्सेप्ट के लेवल पे काम करती है कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। एंजॉय द डे। आपका आज का टेस्ट भी था, टेस्ट आप लोगों ने बेहतर किया है, सवाल टफ थे, बंद